कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे आरबीआई और आरबीआई से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं हम लोग आरबीआई। आरबीआई शुरू करने से पहले उसके कुछ आधारभूत चीज़ें हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं बाबू। जैसे देखो, लिखो पहला मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति। पहला लिखो मौद्रिक नीति समिति। दूसरा लिखो बाबू मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। तीसरा लिखो बाबू राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। अब देखो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति समिति, ये तीन समितियां हैं। समिति का क्या मतलब है? ये तीन लोग भारत में नीति बनाने का काम करते हैं। किस रूप में क्या क्या काम है इनका हम लोग समझते हैं। मौद्रिक नीति क्या करता है बाबू? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करता है। क्या करता है बाबू? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हेतु कौन सी समिति बनाई गई है? मौद्रिक नीति समिति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बाबू सरकार मौद्रिक नीति समिति का गठन करती है। इस मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कितना सदस्य बाबू? 6 सदस्य होता है। कितना सदस्य? 6 सदस्य। इस 6 सदस्य में बाबू 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। कितना? आरबीआई से। और 3 सदस्य सरकार के होते हैं। 3 सदस्य बाबू सरकार के होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताओ मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति का कार्य क्या है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। और मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है बाबू? महंगाई। तो महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है। उसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं, 3 सदस्य सरकार के होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? और मौद्रिक नीति बाबू आरबीआई, ये लिख लो। मौद्रिक नीति का निर्माण, इसका निर्माण लिखो, इसका निर्माण, इसका निर्माण कौन करता है बाबू? इसका निर्माण करती है आरबीआई। इसका निर्माण आरबीआई करती है। आरबीआई कैसे करती है? आपने देखा होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, बेस रेट, ये जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा बाबू? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ये अल्पकालिक होता है बाबू, लिखो ये अल्पकालिक होता है। लिखो यह अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक होता है, कम समय के लिए बनाया जाता है, अल्पकालिक होता है। मौद्रिक नीति का निर्माण अल्प समय के लिए होता है, इसलिए अल्पकालिक होता है। मौद्रिक नीति का निर्माण अल्पकालिक होता है, ध्यान रहे बाबू। इसमें का निर्माण आरबीआई करती है। क्वेश्चन सीधे पूछा गया है कि मौद्रिक नीति का निर्माण देश में कौन करती है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण बाबू आरबीआई करती है। कौन करता है बाबू? आरबीआई करती है। सभी बैंकों का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करती है। तो ये मौद्रिक नीति। तीसरा बाबू देखते हैं राजकोषीय नीति। कौन बाबू? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का निर्माण सरकार करती है। लिखो बाबू सरकार द्वारा राजकोषीय नीति बनाई जाती है। राजकोषीय नीति का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, किया जाता है। किसके द्वारा बाबू? राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है बाबू? सरकार के द्वारा। तो ये 3 चीज, मौद्रिक नीति का निर्माण मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए, इसमें 3 सदस्य 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य सरकार के, 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करती है, अल्पकाल के लिए बनाया जाता है। राजकोषीय नीति का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है और दीर्घकालिक होता है। और क्या होता है बाबू? लिखो दूसरा पॉइंट इसमें, यह दीर्घकालिक होता है, यह दीर्घकालिक होता है, यह दीर्घकालिक होता है। क्या होता है बाबू? दीर्घकालिक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 पॉइंट,
दो दो पॉइंट सब में है, ध्यान रहे ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा गया। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं बाबू क्या, मौद्रिक नीति समिति क्या करना है बाबू, मौद्रिक नीति समिति में चलो यहीं पर जगह लिख लेते हैं। अब शुरू करते हैं आरबीआई। अब आरबीआई आ गया ना बाबू, मौद्रिक नीति निर्माण में आरबीआई आ गया। अब लो आगे हम लोग इसे समझते हैं। अब डालो बाबू हेडिंग आरबीआई। अब क्या डालना है बाबू, अब आरबीआई हेडिंग डालना है और आरबीआई के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। आरबीआई का गठन किस समिति के द्वारा हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था, ये आपको ध्यान में रहे। अब लिखो बाबू आरबीआई, हेडिंग डालो बाबू आरबीआई, आरबीआई हेडिंग डालो। आरबीआई के बारे में सामान्य परिचय लिखो बाबू, आरबीआई के बारे में सामान्य परिचय लिखो। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। दूसरा पॉइंट लिखो बाबू, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है जो यह देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। अभी आपको बताया यह देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, नीति का निर्माण करता है, निर्माण करता है। केंद्रीय बैंक कहने का मतलब है मतलब राज्य के आधार पे नहीं बल्कि पूरे देश के लिए नियम कानून बनाने का काम, पूरे देश के बैंकों के लिए नियम कानून बनाने का काम कौन करता है, तो आरबीआई करती है। और केंद्रीय बैंक है बाबू, अर्थात पूरे देश के बैंकों के लिए नियम कानून बनाने के लिए काम कौन करेगा, तो ये आरबीआई करेगा। अर्थात अगर आरबीआई बनाए, आरबीआई बीच में सेंटर होगा और उसके साथ बाकी सारे बैंकों का संबंध होगा, ठीक है ना। तो केंद्रीय बैंक, इसके साथ बाकी सारे बैंक, मुख्य बैंक की भूमिका कौन निभाएगा, आरबीआई, और बाकी सब बैंक उसके साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बाबू, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे लिखो, अब आगे लिखो बाबू, अब लिखो आगे। सबसे पहले लिखो आरबीआई की स्थापना का जो प्रावधान है, कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। लिखो 1914 में, सबसे पहले 1914 में चेम्बरलिन कमेटी का गठन किया गया था। लिखो 1914 में चेम्बरलिन कमेटी का गठन किया गया, चेम्बरलिन कमेटी का गठन किया गया और इसने सुझाव दिया कि देश में एक केंद्रीय बैंक हो। सबसे पहले क्या किया गया, देश में 1914 में चेम्बरलिन कमेटी का गठन किया गया और इसने सुझाव दिया कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। बैंक का सुझाव दिया क्या बाबू, केंद्रीय बैंक का सुझाव दिया। दूसरी बात बाबू लिखो, उसके बाद 1926 में, कब बाबू, 1926 में हिल्टन यंग कमेटी का गठन किया गया। लिखो हिल्टन यंग कमेटी, 1926 में हिल्टन यंग कमेटी का गठन किया गया, गठन किया जिसके आधार पर केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया, केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया। अब ये क्या है, अभी समझ में आ जाएगा, किया गया, ठीक है बाबू। अब देखो 1926 में क्या हुआ, हिल्टन यंग कमेटी का गठन किया गया जिसने सुझाव दिया कि देश में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया जाए। तो केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया बाबू। और इसी के आधार पर बाबू, इसी हिल्टन यंग कमेटी के आधार पर आगे क्या पास हुआ बाबू, आरबीआई अधिनियम 1934 पास किया गया। और आरबीआई अधिनियम कौन सा बाबू, आरबीआई अधिनियम
1934 पास किया गया। आरबीआई अधिनियम 1934 पास किया गया। ध्यान रहे हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आरबीआई की स्थापना के लिए चेम्बरलिन कमेटी का गठन किया गया। उसने सुझाव दिया कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। और दूसरा बाबू 1926 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम हिल्टन यंग कमेटी है। इसने कहा कि देश में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया जाए और इसी के आधार पर आरबीआई अधिनियम 1934 पास किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ आरबीआई अधिनियम 1934 किसके सुझाव पर पास किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई अधिनियम 1934 किसके सुझाव पर पास किया गया। तो लिखो हिल्टन यंग कमेटी के सुझाव पर। केंद्रीय बैंक जांच समिति, जिसने हिल्टन यंग कमेटी ने केंद्रीय बैंक जांच समिति का सुझाव दिया था और उसी के आधार पर आरबीआई अधिनियम 1934 पास हुआ। और इसी के आधार पे बाबू, और इसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को, और इसी के आधार पे बाबू 1 अप्रैल 1935 को, और इसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। आरबीआई की स्थापना हो जाती है। इसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हो जाती है। तो 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ बाबू, आरबीआई की स्थापना। ठीक है, आरबीआई की स्थापना हो जाती है। ठीक है ना। आरबीआई का फुल फॉर्म पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ध्यान रहे। ठीक है ना। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं आरबीआई। ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना। सभी बैंकों का बैंक कौन है, यही आरबीआई। अभी सब लिखा देंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पूछा गया एक बार क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था। तो हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर बाबू, हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पर। हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पर किस अधिनियम के आधार पर हुआ था। तो आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। जब पूछेगा किस अधिनियम के आधार पे, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था, तो लिखना हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है ना। यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब आरबीआई स्थापना हो गया, अब आरबीआई के कार्य देख लेते हैं कि आरबीआई करता क्या है, कौन कौन से काम करता है, उसे देख लेते हैं हम लोग। तो हिल्टन यंग आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। आपको ये बात ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और इतना बताने के लिए हमें इतना माथा पट्टी करना पड़ा। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलना। अब डालो बाबू आरबीआई, अब डालो आरबीआई। अब देखो आरबीआई के बारे में सामान्य सा परिचय ये हुआ कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये भी लिख लो। राष्ट्रीयकरण लिखो। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण बाबू 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 लिखो बाबू। 1948 तक भारत का आरबीआई बर्मा एवं पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का भूमिका निभाता था। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता था। केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता था। ठीक है ना। 1948 तक भारत का आरबीआई
बर्मा एवं पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता था। इसका मतलब ये है कि हमारा सबसे बड़ा बैंक तो है था। हमारे सभी बैंकों का मालिक कौन था? आरबीआई। सभी बैंकों का हेड कौन था? आरबीआई। उसी प्रकार पाकिस्तान के सभी बैंकों का हेड कौन था? आरबीआई। बर्मा मतलब म्यांमार के भी सभी बैंकों का हेड कौन था? आरबीआई। तो ये ध्यान रहे, कब तक का? 1948 तक भारत, बर्मा और पाकिस्तान तीनों का हेड कौन था? आरबीआई। 1948 के बाद ये समाप्त कर दिया गया। क्या बाबू? 1948 तक ये समाप्त कर दिया गया। अगला लिखो बाबू, लिखो अगला। आरबीआई का मुख्यालय लिख लो। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ बाबू? मुंबई में। लिखो, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर लिखो ए ओ स्मिथ। कौन है बाबू? ए ओ स्मिथ हैं। कौन है बाबू? ए ओ स्मिथ। ए ओ स्मिथ हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ए ओ स्मिथ हैं। लिखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लिखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लिखो बाबू, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। कौन है बाबू? सीडी देशमुख। देशमुख कौन है बाबू? सीडी देशमुख। कौन थे बाबू? सीडी देशमुख थे। कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे बाबू? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख। प्रथम गवर्नर ए ओ स्मिथ। कौन है बाबू? ए ओ स्मिथ हैं। और कमेंट बॉक्स में आप बताओ बाबू कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है बाबू? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में कौन है। अब इसके साथ हम लोग आरबीआई के कार्य देखते हैं। अब लिखो, इतना लिख लिए होंगे, अब हम लोग लिखेंगे आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य, आरबीआई कौन कौन से काम करती है बाबू? आपको तो पता है, देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देश का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है ना। अब लिखो आरबीआई के कार्य। क्या बाबू? आरबीआई के कार्य लिखो। आरबीआई के कार्य लिखो, आरबीआई के कार्य। आरबीआई का कार्य क्या है? लिखो, आरबीआई का कार्य। आरबीआई का कार्य एक एक करके हम लोग देखते हैं। आरबीआई काम क्या करता है? कौन कौन से काम करता है? तो लिखो, पहला नंबर लिखो, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट तथा 1, 2, 5 रुपए के सिक्कों को छोड़कर सभी नोटों एवं सिक्कों का निर्गमन करता होता है। क्या बाबू? निर्गमन करता होता है। निर्गमन करता होता है मतलब अब 1, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नोट और सिक्कों को कौन जारी करेगा? तो आरबीआई। कौन जारी करेगा बाबू? आरबीआई। ध्यान रहे, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। यहीं पर साथ में लिख लो नोट करके, क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ 1 रुपए का नोट और ये सिक्कों को कौन जारी करता है? लिख लो, सिक्के लिखो, सिक्के जारी करने का कार्य, सिक्के जारी करने का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। सिक्के जारी करने का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बाबू? वित्त मंत्रालय द्वारा। और लिखो, इसी में एक पॉइंट और लगाओ, 1 रुपए नोट पर, 1 रुपए के नोट पर
वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्तीय, ऐसे करो, 1 रुपए के नोट को पूरा लिख लो एक ही लाइन में। 1 रुपए के नोट को, 1 रुपए के नोट को, 1 रुपए के नोट को तथा 1 रुपए के नोट को जारी करने का अधिकार, जारी करने का अधिकार, अधिकार, अधिकार वित्त मंत्रालय को है। वित्त मंत्रालय को है। वित्त मंत्रालय को है। अगला पॉइंट इसी में लिखो बाबू। 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है पहले से। 1 रुपए के नोट को, नोट पर वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्तीय सचिव का, वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पर वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो नोट में लिखा है बाबू, ये एकदम से आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। सिक्के जारी करने का कार्य किसका है? वित्त मंत्रालय का। किसका बाबू? भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ये भी वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपए का नोट वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपए के नोट पर बाबू वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। उसके अलावा लिखो, पहला पॉइंट हुआ। अब लिखो बाबू दूसरा पॉइंट आरबीआई के कार्य में। ये तो नोट में था, ये नोट में था, अब हमें लिखना है दूसरा पॉइंट। लिखो बाबू, आरबीआई नोट छापने के लिए, आरबीआई नोट छापने के लिए, आरबीआई नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग करती है। यह भी क्वेश्चन पूछा है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का, मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग करती है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग करती है, प्रयोग करती है। ठीक है। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है बाबू, ये ध्यान में रखना। ये क्या है बाबू? नोट छापने के लिए आरबीआई क्या प्रयोग करती है? क्या करती है बाबू? मिनिमम रिजर्व सिस्टम का इस्तेमाल करती है। ये आपको ध्यान में रखना। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, देखो ध्यान से। क्या है मिनिमम रिजर्व सिस्टम? क्या है देखो, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है देखो ध्यान से। मिनिमम रिजर्व सिस्टम यह है कि जब भी नोट छापा जाएगा तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। कितना बाबू? 200 करोड़ होना चाहिए। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के लिए कम से कम 200 करोड़ होना चाहिए। और 200 करोड़ में बाबू 115 करोड़, कितना? 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? सोना होना चाहिए। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में के द्वारा कहा जाता है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कम से कम 200 करोड़ होना चाहिए और 200 करोड़ में कम से कम 115 करोड़ क्या हो? सोना हो। कितना बाबू? 115 करोड़ रुपए का सोना हो। और बाकी बचा हुआ कितना बचा बाबू? और शेष राशि क्या हो बाबू? राशि प्रतिभूति हो। क्या बाबू? प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां, शेष प्रतिभूतियां या अन्य। लिखो प्रतिभूतियां या अन्य हो, अन्य मुद्रा हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? सोना। जब भी नोट छापेगी तो सरकार के पास एक तरह का मिनिमम रिजर्व है, एक प्रकार का ये फंड है। उस फंड में मतलब आरबीआई के पास उस फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपया होना चाहिए, मतलब 200 का संपत्ति होना चाहिए। इस 200 करोड़ में के संपत्ति में कम से कम 115 करोड़ का क्या हो बाबू? इसमें सोना हो। कितना? 115 करोड़ कितना हो? सोना हो। अब बाकी बचा हुआ क्या हो बाबू? प्रतिभूति हो। शेष क्या हो बाबू? प्रतिभूति हो। तो कितना होना चाहिए? मिनिमम रिजर्व सिस्टम का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? नोट छापने के लिए। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम समझ में आ गया। मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये है, इसमें 200 करोड़ होगा, 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना होगा। कितना? 115 करोड़ का सोना होगा। और बाकी बचा हुआ शेष राशि, शेष क्या होगा बाबू? प्रतिभूति होगा। क्या होगा? प्रतिभूति होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो
तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अर्थात 85 करोड़ होगा ना, बाकी बचा हुआ 85 करोड़, तो ये आपको ध्यान से लिख लो। तो पूछेगा कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग आरबीआई करती है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग कौन करता है, तो आरबीआई। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग नोट छापने के लिए किया जाता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कितना पैसा होता है, तो 200 करोड़ होता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कितना होता है बाबू, 200 करोड़ रुपया होता है। 200 करोड़ में कितना सोना होता है, तो 115 करोड़ सोना होता है। शेष राशि प्रतिभूति या अन्य मुद्रा हो सकती है, लेकिन कम से कम सोना होना चाहिए 115 करोड़। ये था मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब अगला बाबू लिखते हैं, आरबीआई सभी नोटों व सिक्कों का वितरण करता होता है। लिखो अगला कार्य क्या है आरबीआई का, लिखो आरबीआई सभी नोटों एवं सिक्कों का वितरण करता होता है, ठीक है ना, करता होता है, ठीक है ना। वितरित कौन करता है बाबू, नोट छप गए, सिक्के ढल गए, उसके बाद उसे वितरित कौन करेगा, तो आरबीआई ही वितरित करती है, ठीक है ना। कौन करता है, आरबीआई करती है। वितरण करने का काम कौन करता है, आरबीआई करती है। लिखो चौथा, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आपको पता है कि बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है, देखो बाबू बीच में कौन है, केंद्रीय बैंक है, तो ये है आरबीआई। कौन है बाबू, आरबीआई। और बाकी मान लो एसबीआई है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, फाइनेंशियल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल बैंक है। तो इस प्रकार कई प्रकार के, भूमि विकास बैंक है बाबू, नाबार्ड है बाबू, नाबार्ड। इस प्रकार सारे बैंक क्या है बाबू, इसके साथ कनेक्ट हैं। ये तो पता है, क्योंकि सभी बैंकों का मालिक कौन, सभी बैंकों का नियंत्रणकर्ता कौन होता है, आरबीआई। तो जब इन बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो ये लोग किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं बाबू, आरबीआई के पास जाते हैं। और इस प्रकार आरबीआई क्या करता है, इन लोगों को लोन देता है, इन लोगों को सुझाव देता है। इन लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है, मान लो मुद्रास्फीति है, तो इनसे पैसा भी अपने पास जमा कर लेता है। तो ये सारे काम किसके लिए कर रहा है, इन बैंकों के साथ मिलकर कर रहा है। तो ये क्या हुआ, बैंकों का बैंक हुआ। जब भी लोन की जरूरत होगी किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। इसीलिए इसे कहा जाता है बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। अगला लिखो बाबू, पांचवा पॉइंट लिखो बाबू, अगला लिखो पांचवा पॉइंट। आरबीआई सरकार का बैंक कहा जाता है। लिखो पांचवा, आरबीआई सरकार का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। सरकार का बैंक कहा जाता है, ठीक है। लिखो सरकार का बैंक कहा जाता है। अब सरकार का बैंक क्यों कहा जाता है, अभी तक तो बाकी सारे बैंक किससे ले रहे थे लोन, आरबीआई से। जब भी जरूरत पड़ती थी किससे लोन लेते थे, आरबीआई से बाकी सारे बैंक लोन लेते थे। अब क्या है, सरकार को भी जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह भी हाथ उठा करके चला जाता है आरबीआई के पास, है आरबीआई मुझे दे दो कुछ पैसा। तो इसी वजह से आरबीआई इसीलिए आरबीआई को सरकार का भी बैंक कहा जाता है। अर्थात जब भी सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है
तो ये सारे लोग चले जाते हैं आरबीआई के पास पैसा उधार लेने। इस वजह से इन्हें कहा जाता है, आरबीआई को सरकार का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है कि जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वह भी आरबीआई के पास पैसा लेने चले जाते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। ये सब क्या बाबू, ये सब कार्य था किसका बाबू, आरबीआई का। एक कार्य और होता है, लिख लो, लिखो लिखो यहां पर लिखो, पांचवें के बाद छठा पॉइंट लिखो। आरबीआई को सरकार का एजेंट भी कहा जाता है। लिखो, आरबीआई को सरकार का एजेंट भी कहा जाता है। एजेंट भी कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि टीचरों का सम्मेलन, विद्यार्थी का सम्मेलन, उसी तरह जब दुनिया में कहीं पर बैंकों का सम्मेलन होता है, केंद्रीय बैंकों का सम्मेलन पूरी दुनिया में कहीं पर होता है, या किसी अन्य संस्था में भाग लेना होता है, तो भारत सरकार कहती है आरबीआई से कि हे आरबीआई, तुम भारत की तरफ से जाकर के उस सम्मेलन में भाग लो। क्या करो, भारत की तरफ से जाकर के तुम उस सम्मेलन में भाग लो। जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या अन्य किसी संस्था में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करना है, प्रतिनिधित्व करना है, तो इसी कारण कौन जाता है, आरबीआई जाती है। इसीलिए आरबीआई को सरकार का एजेंट कहा जाता है। इसीलिए आरबीआई को सरकार का एजेंट कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आरबीआई को सरकार का एजेंट भी कहते हैं। लिखो, ये लिखा दिए, आरबीआई देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। लिख लो यहां पर भी, ये भी इसका कार्य ही है। आरबीआई देश में, ये तो बता ही दिए लेकिन लिख लो, देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। मौद्रिक नीति का निर्माण, मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। लोन सस्ता होगा या महंगा होगा, जब लोन सस्ता होता है, जब लोन महंगा होता है, उसके पीछे नीति बनाने का काम कौन करता है, आरबीआई। कौन करता है बाबू, आरबीआई। जब भी देश में लोन महंगे होंगे तो समझ जाना कि आरबीआई ने क्या किया है बाबू, अपना रेट, जो ब्याज दर होता है उसको बढ़ा दिया। जब सस्ता होता है तो इसका मतलब समझ जाना कि आरबीआई ने ब्याज दर को क्या कर दिया बाबू, कम कर दिया है। तो इस प्रकार आपको ये सारा देखना है, ठीक है ना। इस प्रकार बाबू हमारा क्या हुआ, ये आरबीआई का कार्य हो गया। अब आरबीआई के अन्य कार्य भी देख लेते हैं। आरबीआई के अन्य कार्य जैसे कि रेपो रेट पूछता है, रिवर्स रेपो रेट पूछता है। ये सारे आपसे फैक्टर पूछे जाते हैं कि बताओ किसमें कौन लोन लेता रहता है, ठीक है ना। तो एक सबसे आसान ट्रिक है, अभी 2 मिनट में आप लोग सीख जाएंगे। तो आरबीआई के कार्य आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा बाबू कि आरबीआई के काम क्या क्या हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये कार्य आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता हुआ दिख ही जाएगा। तो आप इसे सीखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, और आगे समय पर याद भी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बाबू बिना याद किए आप काम चला लो, ठीक है ना। तो दिमाग में रहे, इसके लिए लंबे समय तक आप लोग उसे देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। अब हम लोग देखते हैं आरबीआई का ब्याज दर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाबू, इसके अलावा साथ में है ब्याज दर से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश में पूछता है कि बताओ हमारे देश में किस जगह पे सिक्के ढाले जाते हैं, किस जगह पे नोट छपाई होती है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे कहते हैं टकसाल। क्या कहते हैं, टकसाल। क्या कहते हैं, टकसाल। जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, जो देखते हो ना 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का, 1 रुपए का, वो कहां बनता है, टकसाल में। तो टकसाल भारत में कहां स्थित है, ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया आप लोगों से है। तो लिखो, भारत में सिक्के ढालने के टकसाल। पहला हेडिंग डालो बाबू, भारत में सिक्के ढालने के टकसाल। भारत में सिक्के ढालने के टकसाल कहां पे बाबू, कहां कहां है सिक्के ढालने के टकसाल, कहां कहां है बाबू। आसान ट्रिक के साथ लिखो, भाभी जी नमक है, नमक है, भाभी जी
नमक है। अब कैसे, इससे क्या निकला, भाभी जी नमक है, बोलना नहीं है। न से नोएडा, कहाँ बाबू, नोएडा, कहाँ पर, नोएडा, भाभी जी नमक है इससे, तो न से नोएडा, मैं से मुंबई, कहाँ बाबू, मुंबई, क से कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, है से हैदराबाद, हैदराबाद, है से हैदराबाद, ठीक है। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे कहते हैं टकसाल। तो भारत में कुल 4 जगहों पर टकसाल है। भाभी जी नमक है, तो न से नोएडा, म से मुंबई, क से कोलकाता, ह से हैदराबाद। ये आपको ध्यान में रखना है कि बताओ भारत में कहाँ कहाँ पर टकसाल हैं, कहाँ कहाँ बाबू, नोएडा है, मुंबई है, कोलकाता है और आपका हैदराबाद है, ठीक है ना। तो और लिखो बाबू, अगला लिखो, अगला लिखो, भारत में नोट छापने के स्थान, भारत में नोट छापने के स्थान, भारत में नोट छापने के स्थान, भारत में नोट छापने का स्थान कौन कौन सा है, ये भी देख लेते हैं। लिखो, भारत में नोट छापने के देवास, देवास, होशंगाबाद, होशंगाबाद, सालगोनी, सालगोनी और नासिक, ठीक है, सालगोनी और नासिक, ये 4 जगह हैं। कहाँ कहाँ बाबू, नोट कहाँ छापे जाते हैं, सिक्के कहाँ ढलाई होता है, ये देख लो, देवास, नासिक, होशंगाबाद, सालगोनी, ठीक है। ये बाबू दोनों कहाँ हैं, देवास और होशंगाबाद कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कहाँ पर बाबू, मध्य प्रदेश में। सालगोनी है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे बाबू, पश्चिम बंगाल। नासिक है महाराष्ट्र में, कहाँ बाबू, महाराष्ट्र में, कहाँ है, नासिक कहाँ है बाबू, महाराष्ट्र में। सालगोनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, कहाँ बाबू, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, कहाँ है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और ये देवास और होशंगाबाद कहाँ है बाबू, मध्य प्रदेश में। देवास और होशंगाबाद कहाँ है, मध्य प्रदेश। इस प्रकार आपसे सिक्के ढालने के स्थान और नोट छापने के स्थान आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भली भांति आपने जान लिया। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो भाभी जी नमक है, इससे याद कर लेना ताकि आप भूलो ना बाबू। उसके अलावा हम लोग देखते हैं आरबीआई के अगला है टॉपिक बाबू, इसमें अगला टॉपिक लिखो, हाँ लिखो, विदेशी मुद्रा भंडार। अगला लिखो, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार। अब विदेशी मुद्रा भंडार तो बार बार आप कहते हो, लेकिन इसमें शामिल क्या होता है विदेशी मुद्रा में, और उसके विदेशी मुद्रा का भंडार में क्या क्या शामिल किया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि विदेशी मुद्रा का हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो, मान लो कि ये है अमेरिका और ये है भारत, मान लो कि ये है इंडिया और ये है बाबू अमेरिका, यूएसए। अब आपको अमेरिका से क्या लेना है, एप्पल मोबाइल। क्या लेना है बाबू, एप्पल मोबाइल लेना है। तो आप जाओगे एप्पल खरीदने, एप्पल का मोबाइल खरीदने, और कहोगे कि हे अमेरिका मुझको एप्पल का मोबाइल दे दो और ये लो रुपया, भारत का रुपया। तो अमेरिका वाला कहेगा ना ना, तुम अपना रुपया अपने पास रखो। उसको क्या चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए। उसको क्या चाहिए, ऐसी मुद्रा जिसे वह स्वीकार करता हो। अर्थात हमें दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए रुपया नहीं, बल्कि विदेशी मुद्रा चाहिए। हमें तेल लाना है तो क्या चाहिए, सोना चाहिए, डॉलर चाहिए। क्या चाहिए बाबू, सोना चाहिए, डॉलर चाहिए, ऐसा चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को सरकार क्या करती है, भंडारण करती है, बचा बचा के रखती है, ताकि हम तेल खरीद सकें, ताकि हम एप्पल का मोबाइल
मोबाइल खरीद सकें, इसीलिए हमें विदेशी मुद्रा का भंडारण करना पड़ता है, ताकि हमें भविष्य में किसी प्रकार की सामान अगर लेना है तो हमें चिंता ना करना पड़े। तो समझ में आया बाबू कि विदेशी मुद्रा भंडार का जरूरत हमें क्यों है। और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल किए जाते हैं। इसके 4 घटक हैं। कितना बाबू? इसके 4 घटक हैं। इसके विदेशी मुद्रा के 4 घटक हैं, अर्थात 4 चीज शामिल होता है। लिखो 4 घटक में शामिल क्या क्या होता है। पहला लिखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला लिखो, पहला तो सोना, क्योंकि भाई साहब पूरी दुनिया सोने के पीछे परेशान है, ठीक है ना। सोना, वो सोना वाला नहीं भाई साहब, स्लीप वाला सोना नहीं, गोल्ड चाहिए। पूरी दुनिया को क्या चाहिए? गोल्ड। कोई भी देश सोने को ये नहीं कहेगा कि सोना लाए हो, हमें नहीं चाहिए। कोई भी दुनिया सोना दे करके आप सामान खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो सोना भी क्या है बाबू? क्या है? इसमें शामिल है। अब लिखो बाबू विदेशी मुद्रा। लिखो विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा में भी क्या बाबू? विदेशी मुद्रा में लिखो डॉलर। क्या बाबू? डॉलर। विदेशी मुद्रा में क्या? डॉलर। और भी डॉलर कितना? 75%। क्योंकि सारी दुनिया, कोई ऐसा देश नहीं है जो कहे कि हम डॉलर नहीं लेंगे। लगभग से 90 से 95% देश डॉलर को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो विदेशी मुद्रा में भी कितना? 75% क्या होगा? डॉलर होगा, ठीक है ना। 75% डॉलर रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखे, विदेशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा तो शामिल है, लेकिन उस विदेशी मुद्रा में भी क्या बाबू? डॉलर है। डॉलर कितना? 75%। और बाकी सारे देशों की मुद्राएं भी शामिल किए जाते हैं। तो सोना हो गया, विदेशी मुद्रा हो गया। अब लिखो एसडीआर। एसडीआर, एसडीआर लिखो स्पेशल ड्राइविंग राइट। लिखो स्पेशल ड्राइविंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। क्या बाबू? विशेष आहरण अधिकार। अगला लिखो चौथा बाबू, एसडीआर के बाद लिखो, लिखो आईएमएफ के पास जमा मुद्रा। आईएमएफ के पास जमा मुद्रा। जमा मुद्रा, जमा मुद्रा। अब देखो एसडीआर क्या है? एसडीआर भी एक प्रकार का टोकरी है जिसमें कई सारी मुद्राएं शामिल हैं। तो उस टोकरी में जो जो मुद्रा शामिल है, एसडीआर बास्केट में जो जो मुद्राएं शामिल हैं, जैसे येन है, यूरो है, रेनमिनबी है, पाउंड है, डॉलर है, वो सारी मुद्राओं को भी विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है। मान के चलो कि ये एसडीआर टोकरी है। एसडीआर टोकरी मतलब एक ऐसा बक्सा है जिसमें एसडीआर रखा जाए। एसडीआर में कई सारे देश की मुद्राएं हैं, जैसे जापान की है, जापान का येन है, यूरोपीय यूनियन का यूरो है, अमेरिका का डॉलर है और चाइना का रेनमिनबी है। तो ये सारे मुद्राएं भी इसमें रखी जाएंगी। तो इसको भी शामिल किया गया विदेशी मुद्रा भंडार में। और बाबू आगे तो हम पढ़ेबे करेंगे एसडीआर के बारे में, पूरी जानकारी 10-12 पॉइंट होता है, उसको बाकायदा लिखवाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो। लेकिन उसके अलावा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है बाबू? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो एक अमेरिका, एक दुनिया के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करता है आईएमएफ। तो उसमें लोग सदस्य बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू? सदस्य बनते हैं। तो उसमें जो 192-93 देश हैं बाबू, उन देशों को क्या करना होता है कि जो जो लोग, मान लो कि ये आईएमएफ है, इसमें 193 देश हैं। कितना? 193 देश हैं। तो जो लोग इसका सदस्य बनते हैं, कुछ वो मान लो कि इंडिया भी बना, तो जो लोग इसका सदस्य बनेंगे वह लोग इसमें कुछ पैसा जमा करेंगे। क्या करेंगे बाबू? पैसा जमा करेंगे। तो जो पैसा आप आईएमएफ में जमा किए हो वह भी विदेशी मुद्रा में शामिल किया जाता है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी तो यह पैसा आप निकाल सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में कुल कितने घटक होते हैं? 4। विदेशी मुद्रा में क्या शामिल होता है? सोना। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी डॉलर होता है कि नहीं? विदेशी मुद्रा शामिल होता है कि नहीं? शामिल होता है। बताओ विदेशी मुद्रा भंडार में एसडीआर शामिल होता है कि नहीं शामिल होता? शामिल होता है। बताओ विदेशी मुद्रा भंडार में आईएमएफ के पास जमा मुद्रा शामिल होता है कि नहीं शामिल होता? तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। एसडीआर का मतलब स्पेशल ड्राइविंग राइट, ये आपको ध्यान में रखना। इस प्रकार हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी
खत्म हो गया। अब यहीं पे लगे हाथ हम लोग, एक शब्द आया था हमको, आपको बताए कि क्या बाबू, विशेष आहरण अधिकार, अर्थात क्या बाबू, एसडीआर। क्या आया है बाबू, एसडीआर। अब एसडीआर क्या है बाबू, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, एसडीआर के बारे में भी समझ लेते हैं। लिखो एसडीआर, एसडीआर क्या बाबू, एसडीआर स्पेशल ड्राइविंग राइट, स्पेशल ड्राइविंग राइट, राइट, स्पेशल ड्राइविंग राइट। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अभी आया था ना एसडीआर, तो एसडीआर क्या है बाबू, ये हम लोग देख लेते हैं। इसे लिखो बाबू, इसे कागजी सोना कहते हैं बाबू। क्या बाबू, इसे कागजी सोना कहते हैं, कागजी सोना कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसे कागजी सोना कहते हैं। किसे, एसडीआर को। तो क्वेश्चन पूछेगा किसे कागजी सोना कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, एसडीआर को। किसको बाबू, एसडीआर को। लिखो इसे आभासी मुद्रा कहते हैं, इसे आभासी मुद्रा भी कहते हैं, इसे आभासी मुद्रा भी कहते हैं, इसे आभासी मुद्रा भी कहा जाता है, कहा जाता है, जाता है, इसे आभासी मुद्रा भी कहा जाता है। लिखो इसे 1970 में शुरू किया गया था। लिखो इसे 1970 में शुरू किया गया था, इसे 1970 में प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था, किया गया था। ठीक है बाबू। अगला लिखो बाबू, इसे 1970 में प्रारंभ किया गया था। और लिखो बाबू, और लिखो इसे आईएमएफ की, इसे आईएमएफ की मुद्रा भी कहते हैं, इसे आईएमएफ की मुद्रा भी कहते हैं, मुद्रा भी कहते हैं, कहते हैं। एकदम सब का सब बाबू स्टाल लगा लेना, सब के सब एकदम से पूछे हुए क्वेश्चन है कि इसे कागजी सोना किसे कहते हैं, एसडीआर को। एसडीआर को क्या कहते हैं बाबू, कागजी सोना कहते हैं। इसे